हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आज हमारा शुरू हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत इसके अंदर सबसे पहले आप पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी। क्या है आपका बेसिक्स ऑफ एनर्जी आप पढ़ने वाले हैं। एक बार आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया था, दोबारा से एक बार ध्यान से देख लेंगे इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, या उससे पहले आप पढ़ लेंगे बेसिक्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आप डेफिनेशन जान लेंगे कि एनर्जी क्या होता है, जो कि आप सभी को पता ही है पहले से। ठीक है, और दूसरा क्या आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। उसके बाद आप पढ़ेंगे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर, ये क्या होते हैं। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या है, इस चीज़ के समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाएगा एनर्जी सिनारियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी सेक्टर वाइज। ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर में किस तरह से एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, इस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ठीक है, यानी कि वातावरण में हमारे यूजेज का जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट यानी कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे ध्यान से देखेंगे टॉपिक जो कि आज मैं आपको कौन कौन सा पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एनर्जी क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एनर्जी का क्लासिफिकेशन यानी कि ऊर्जा का वर्गीकरण। फिर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, प्राथमिक एनर्जी क्या होता है और द्वितीयक एनर्जी क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वाणिज्यिक ऊर्जा और अवाणिज्यिक ऊर्जा, यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है, ये आप समझेंगे। फिर आपका टॉपिक आता है नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप समझेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बीच में आप डिफरेंस को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा वैश्विक ईंधन भंडार यानी कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ठीक है, आज आप इतने टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आपका शुरू होगा एनर्जी से। ध्यान से देखेंगे आप सभी। सबसे पहला टॉपिक है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, जैसा कि आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, क्या पढ़ रहे हैं आप, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसकी क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे। मैंने आपको बताया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव ही नहीं है, यानी कि अगर एनर्जी नहीं है किसी भी चीज़ में तो आप उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी काट रहा है, वो भी किसी ना किसी एनर्जी के कारण ही तो काट रहा है, घूम रहा है। अगर वो सूर्य के चारों तरफ, वो भी किसी एनर्जी के कारण ही तो घूम रहा है। मान लीजिए अगर ये बोर्ड चल रहा है, ठीक है, आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, यानी कि बोर्ड आपका आपके सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, प्रकाश जल रहा है, इसमें कोई ना कोई एनर्जी तो है इसमें ना, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अगर मैं आपका बात करूं, सभी प्रकार की मशीनों या फिर यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का डिवाइस हो आपका या फिर मशीन हो, उसको चलाने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता होगी ही होगी। बिना एनर्जी के आपका कोई भी मशीन या फिर डिवाइस कार्य कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप एग्जाम में लिख करके भी आएंगे, सभी प्रकार की मशीनों या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वही चीज आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, या संभव नहीं है, टू डू एनी वर्क और टू बी विदाउट एनर्जी, यानी कि एनर्जी के बिना किसी भी कार्य को करना संभव ही नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन ऑल टाइप्स ऑफ मशीन और डिवाइस, यानी कि किसी भी तरह के, यानी कि सभी प्रकार के मशीन या फिर डिवाइस को रन करने के लिए, चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का वर्गीकरण। ऊर्जा का वर्गीकरण हम विभिन्न तरीके से करते हैं, यानी कि कई प्रकार से हम ऊर्जा के क्लासिफिकेशन करते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे कि समझेंगे कौन कौन से प्रकार की होती है। ऊर्जा को हम यहाँ पे 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है आपका, एक तो प्राइमरी एनर्जी है, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी। कौन सा हो गया आपका, पहला आपका हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी।
सेकंड आपका क्या हो गया, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, यानी कि वाणिज्यिक ऊर्जा व अवाणिज्यिक ऊर्जा, यानी कि कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी आपका सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है आपका, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, या फिर नवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा, इसे बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक एनर्जी क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है, इस चीज को आइए समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, प्राथमिक व द्वितीयक ऊर्जा, इसमें सबसे पहले आप समझेंगे प्राथमिक एनर्जी क्या होता है। प्राथमिक एनर्जी ऐसा स्रोत है जिसके उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी एनर्जी जिससे पहले किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं जल हमारा एक प्राइमरी एनर्जी है, कैसा है, ये हमारा एक प्राथमिक एनर्जी है, तो क्या जल से पहले इसको किसी और चीज में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इस चीज को आप समझेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम लकड़ी की, किसकी बात करें, लकड़ी की बात करें, यह हमारा प्राथमिक एनर्जी है, यानी कि बायोगैस का आपका एग्जांपल आता है लकड़ी अगर हमारा प्राथमिक एग्जांपल है, प्राथमिक एनर्जी है, तो क्या लकड़ी से पहले किसी और चीज का, यानी कि किसी और चीज में परिवर्तन लकड़ी को किया जा सकता है इससे पहले, यानी कि लकड़ी का बाद में कोयला बन सकता है, लेकिन अगर समझेंगे लकड़ी से पहले कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही यहीं पे कहने का मतलब है कि प्राथमिक ऊर्जा ऐसे स्रोत हैं जिनके उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, यानी कि ये परिवर्तन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ये ऊर्जा प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं, यानी कि ये जो प्राइमरी एनर्जी होती है मेरे दोस्त, ये हमें डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं, कहाँ से, नेचर से, यानी कि हम नेचर से इन्हें, यानी कि प्रकृति से इन्हें डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि क्या हम प्राकृतिक से, यानी कि प्रकृति से हम क्या डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं कोयला, क्या प्राप्त करते हैं, कोयला प्राप्त करते हैं प्रकृति से। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, हम खनन करके कोयला को निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है आपका, पेट्रोलियम है, यानी कि क्या है आपका, क्रूड ऑयल है, यानी कि आपका क्या होता है, क्रूड ऑयल निकाल लिया जाता है, वेल खोद करके, कुआं खोद करके आपका क्रूड ऑयल निकाल लिया जाता है। इससे पहले इसे किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में हम रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल इत्यादि गैस बनाते हैं इसी पेट्रोलियम का, यानी कि क्रूड ऑयल का यूज करके, ठीक है। बताएंगे, इनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, यानी कि इनका डायरेक्टली उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्या है, कोयला आपका हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपका गैस हो गया, ठीक है, आदि। प्राथमिक ऊर्जा जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका जो प्राइमरी एनर्जी है मेरे दोस्त, वो क्या हो सकता है, रिन्यूएबल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी बस ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइमरी एनर्जी है, रिन्यूएबल भी हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे बच्चे, प्राइमरी एनर्जी आर सोर्स दैट, यानी कि प्राइमरी एनर्जी ऐसे सोर्स हैं जो कि डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। बिफोर यूज करने से पहले किसी भी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है प्राथमिक एनर्जी में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दीज एनर्जीज आर फाउंड डायरेक्टली इन द नेचर, यानी कि ये जो एनर्जी है, दीज एनर्जीज, ये एनर्जी आर फाउंड डायरेक्टली इन द नेचर, यानी कि हमें प्रकृति से डायरेक्ट हमें मिल जाता है, इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है। एंड दे आर यूज्ड डायरेक्टली, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि कोयला को हम प्रत्यक्ष रूप से यूज कर लेते हैं, पेट्रोलियम को भी हम प्रत्यक्ष रूप से यूज कर सकते हैं, गैस को भी प्रत्यक्ष रूप से यूज किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी कैन आल्सो बी नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल, यानी कि प्राइमरी एनर्जी, प्राथमिक एनर्जी हमारा रिन्यूएबल भी हो सकता है और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, ध्यान देंगे बच्चे, आगे क्या है आपका, प्राइमरी एनर्जी हो गया, यानी कि प्राथमिक एनर्जी आपका हो गया। अब पढ़ते हैं दूसरी एनर्जी, यानी कि द्वितीयक प्रकार की एनर्जी कौन सी होती है, सेकेंडरी एनर्जी कौन सा होता है। सेकेंडरी एनर्जी स्रोत आमतौर पर प्रकृति में नहीं होते हैं, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इसका क्या मतलब है कि द्वितीयक एनर्जी स्रोत जो है आमतौर पर नेचर में अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त होते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सेकंड एनर्जी सोर्स है मेरे दोस्त, वह नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि हम प्राइमरी सोर्स से, यानी कि जो प्राइमरी एनर्जी है उसके द्वारा डिराइव्ड किया जाता है हमारा सेकेंडरी एनर्जी, ठीक है।
इस चीज को समझेंगे। इसीलिए ऊर्जा के द्वितीयक स्रोतों को ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बोला प्राथमिक एनर्जी को कहते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि द्वितीयक एनर्जी को कहते हैं, सेकेंडरी एनर्जी को कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राइमरी एनर्जी से डिराइव्ड हो जाते हैं। कैसे होते हैं कि सेकेंडरी एनर्जी जो है प्राइमरी एनर्जी से डिराइव्ड होकर आपके बनते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल ही आपको दिया जा रहा है, कोयले की जलने से विद्युत ऊर्जा। ठीक है, मैंने आपको बताया, ध्यान से समझेंगे, मैंने आपको बताया कोयल क्या है? कोल। कोल यानी कि कोयला। कोयला आपका क्या है मेरे दोस्त? ये है आपका प्राइमरी एनर्जी। कैसा है? आपका प्राथमिक एनर्जी है ये आपका कोयला। प्राथमिक ऊर्जा आपका है कोयला। ठीक है, इस प्राथमिक कोयला को जला करके हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि इस कोयले को, ठीक है, कोयले को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कोयले का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं? एक तो कोयले के जलने से, ठीक है, कोयले के जलने से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। क्या? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ENERGY। ठीक है, एनर्जी हम प्राप्त किया जा सकता है कोयले के जलने से। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? H2O के जल अपघटन से H2 प्राप्त होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जल है, ठीक है, मैंने आपको बताया जल, जल क्या है? ये प्राइमरी एनर्जी है, यानी कि प्राथमिक एनर्जी है। इससे हम द्वितीयक एनर्जी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? जल अपघटन जब हम इसका करते हैं, अपघटन, जब जल अपघटन कराया जाता है तो इसमें से क्या होता है? O अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? H2 + O अलग हो जाता है। ठीक है, H2 + O समझेंगे किस तरह से होगा? H2O है आपका, जब जल अपघटन आपका कराया जाएगा तो ये हो जाएगा H2 + O। ठीक है, क्या बन जाएगा? H2 + O हो जाएगा, जिससे कि हमारा क्या निकल जाता है? H2 आपका अलग हो जाता है, जिससे हमारा क्या निकलता है? ऊष्मीय ऊर्जा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मीय ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। उसमें ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो है सेकेंडरी एनर्जी हमारे प्राइमरी एनर्जी से ही डिराइव्ड होकर निकलते हैं, और जबकि प्राइमरी एनर्जी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करके ही हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, मैंने आपको बताया सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज यूजुअली डू नॉट अकर इन नेचर, यानी कि ये प्रकृति में, ये क्या होते हैं? प्रकृति में आमतौर पर पाए नहीं जाते हैं, बट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से डिराइव्ड होते हैं। हेंस यानी कि इसलिए सेकेंडरी एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसीलिए सेकेंडरी एनर्जी को इनडायरेक्ट यानी कि यह प्रत्यक्ष ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कोल बर्निंग। ठीक है, कोल के जलने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद आपको कोल के जलने से ही आपका वाष्प प्राप्त किया जाता है, यानी कि भाप भी आपका प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भाप भी आपका प्राप्त किया जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। कोल के जलने से आपका हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा भी आपका प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बताया कि H2 ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O, यानी कि H2O के जल अपघटन से H2 प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा आपका प्राप्त होता है। इस चीज को आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्राथमिक और द्वितीय एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ध्यान देंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है? मेजर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि आपको बताया है कि ये सोर्स दिया गया है प्राइमरी सोर्स। क्या दिया गया है? ये प्राइमरी सोर्स दिया गया है आपका। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, इनका प्रोसेस किया जा रहा है। प्राइमरी एनर्जी से क्या बदल के आ रहे हैं? ये सेकेंडरी एनर्जी में इनका चेंज किया जा रहा है। इस चीज को बताया गया है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिया गया सोर्स को कोयला, क्या लिया गया? कोयला सोर्स को लिया गया। कहां से लिया गया? कहां से कोयला को निकाला गया? डीप माइंस, यानी कि खदानों से कोयला को निकाला गया मेरे दोस्त। इसमें क्या हुआ? इसका प्रिपरेशन किया गया। क्या प्रिपरेशन किया गया? यानी किसी प्रोसेस में डाला गया। प्रोसेस में डालने के बाद से क्या किया गया? प्रिपरेशन करने के बाद से एक तो हमें कोल प्राप्त हो जाता है, यानी कि कोयला हमें प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध कोयला हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा, इसका और प्योरिफिकेशन करके एक कोक प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या होता है? इसको पूरी तरह से प्योरीफाई कर दिया जाता है। कोयले को पूरी तरह से प्योरीफाई करने के बाद कोक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कोक प्राप्त हो जाता है। अगर बात करें कोक और कोल में डिफरेंस क्या है, तो जब कोक हमें प्राप्त होता है और कोल जो प्राप्त होता है, कोक हमारा ज्यादा अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है कोयले से। और जलाने पे मेरे दोस्त, यानी कि जब हम कोयला और कोक को जलाएंगे तो इसमें से कोक का ऊष्मीय मान ज्यादा होता है। ठीक है, जब दोनों जलाएंगे तो कोक का उसकी ऊष्मीय मान क्या होगा? हमेशा ज्यादा निकलेगा। किससे? कोयले से हमेशा कोक का ऊष्मीय मान ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्राइमरी एनर्जी था कोल, कोल को मेरे दोस्त इसका स्टीम में आपको कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, यानी कि भाप इससे प्राप्त किया जाता है। दूसरा क्या प्राप्त किया जा सकता है, थर्मल। क्या प्राप्त किया जाता है, थर्मल प्राप्त किया जाता है, यानी कि उष्मीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है इसे एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि सेकेंडरी एनर्जी को प्राइमरी एनर्जी को ड्राइव्ड करके हम स्टीम प्राप्त कर लेते हैं और थर्मल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। दूसरा हमारा आया हाइड्रो एनर्जी, यानी कि जल। क्या आया आपका, जल आया। इसको ध्यान से समझेंगे, जल को डाला गया किसमें, पावर स्टेशन में, ठीक है। पावर स्टेशन में जनरेटर का यूज करके, पावर स्टेशन में जनरेटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा गया किससे, जल से। जल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया गया तो जल हमारे किस में आ जाएगा, ये यानी कि द्वितीयक एनर्जी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, द्वितीयक एनर्जी में, यानी कि जल से हमने क्या प्राप्त किया, एनर्जी प्राप्त कर लिया। इस चीज को आपको, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लिया किससे, हमने जल से, यानी कि जल से डिराइव करके हमने क्या प्राप्त कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर लिया। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। दूसरा आपका न्यूक्लियर। क्या है, न्यूक्लियर। माइनिंग करके इसे निकाला गया, ठीक है। इनरिचमेंट इसमें किया गया, क्या किया गया, इनरिचमेंट इसमें किया गया। उसके बाद इसको पावर स्टेशन में डाला गया। पावर स्टेशन में क्या है, जनरेटर का यूज करके क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेचुरल गैस, इसी तरह से आपका गैस, यानी कि गैस के जो कुएं खुदे हुए होते हैं, गैस के कुएं से निकाला गया क्या आपका, नेचुरल गैस। इसको ट्रीटमेंट किया गया, यानी कि इसको ट्रीटमेंट किया गया, शुद्ध किया गया, उससे हमारा क्या निकल के आया, नेचुरल गैस निकल के आया। क्या निकल के आया, यानी कि इस कुएं से प्योर नेचुरल गैस हमारा निकल के आ जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा आपका पेट्रोलियम क्या है, क्रूड ऑयल है, ऑयल वेल, यानी कि ऑयल वेल से हमारा निकाला गया क्या, पेट्रोलियम निकाला गया, क्रूड ऑयल निकाला गया। इसको क्या किया गया, रिफाइन किया गया। इसको क्रैकिंग एंड रिफाइन करने के बाद से हमें क्या प्राप्त होता है, एलपीजी प्राप्त हो गया, पेट्रोल प्राप्त हो गया, डीजल प्राप्त हो गया एंड पेट्रोकेमिकल हमें प्राप्त हो गया। जो कि क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से थर्मल एनर्जी प्राप्त करते हैं और स्टीम प्राप्त करते हैं, जो कि आपका सेकेंडरी एनर्जी के अंतर्गत आपका आ जाता है, ठीक है। जब अगर आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा मेरे दोस्त, कि ऊर्जा क्या होते हैं, ऊर्जा का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। ऊर्जा क्या होते हैं, ऊर्जा का वर्गीकरण समझाइए, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा आपको, एक तो ऊर्जा का डिफिनीशन आपको लिखना है, ऊर्जा का क्लासिफिकेशन, जिस तरह से मैंने आपको 3 तरह से क्लासिफिकेशन करके बताया वो आप लिख के आएंगे। उसके अलावा हर क्लासिफिकेशन में, यानी कि आपको प्राइमरी एनर्जी में मैंने आपको जितना बताया आप उतना लिख के आएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो चीज़ भी आप लिख के आएंगे। अगर आपका सिर्फ 2.5 नंबर में आता है, यानी कि कभी कभी आपका 2.5 नंबर में पूछ लिया जाता है, यानी कि 5 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी क्या होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होते हैं। तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर एक टॉपिक लिख के आपको आना होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे ध्यान से देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसी के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आपका आता है वाणिज्यिक ऊर्जा और अवाणिज्यिक ऊर्जा, यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, वह ऊर्जा स्रोत, यानी कि वह ऊर्जा सोर्स जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो बाजार में एक फिक्स्ड कीमत पर, फिक्स्ड वैल्यू में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, वह कॉमर्शियल एनर्जी यानी कि वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं, यानी कि वह एनर्जी सोर्स जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध हो रहते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं, यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत का, व्यावसायिक ऊर्जा भी क्या होता है, वो वाणिज्यिक ऊर्जा, ठीक है। यानी कि वाणिज्यिक ऊर्जा को यहाँ पे कहा जा रहा है व्यावसायिक ऊर्जा। तो समझेंगे, व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत का वास्तविक उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, जो हमारा वाणिज्यिक ऊर्जा होता है उसका यूज हम व्यापार के लिए करते हैं, यानी कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है कॉमर्शियल एनर्जी का यूज। विद्युत के वाणिज्यिक स्रोत का उपयोग, ठीक है, यानी कि विद्युत के वाणिज्यिक स्रोत का उपयोग देश के आर्थिक विकास के संभावित रूप में किया जा सकता है। यानी कि क्या है, यानी कि जो विद्युत का वाणिज्यिक स्रोत है, कॉमर्शियल सोर्स है, उसका उपयोग जो है आर्थिक विकास के लिए भी किया जा सकता है। किस तरह से, यानी कि जब एनर्जी को बेचा जाता है, एनर्जी को बेचा जाता है तो उसके बदले भारत सरकार को कुछ मूल्य मिलते हैं, उस मूल्य को भारत की विकास के लिए लगाया जाता है। इसका कहने का टोटल मतलब ये है, ठीक है। आगे समझेंगे, एग्जाम्पल बता रहा है आपको, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा प्रमुख व्यावसायिक स्रोत हैं। यानी कि जो आपको बाजार में मिलने वाले कौन कौन से ऊर्जा हैं,
कोयला आप जैसे कि आपको बाजार में मिलता है, यानी कि आप फिक्स्ड वैल्यू पे खरीदते हैं। पेट्रोलियम आपको फिक्स्ड वैल्यू पे मिलता है बाजार में। प्राकृतिक गैस यानी कि जो नेचुरल गैस होते हैं वो भी आपको बाजार में फिक्स्ड वैल्यू पर मिलते हैं। विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी आपको बाजार में फिक्स्ड वैल्यू पर आपको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा आपके क्या आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपके कॉमर्शियल एनर्जी की कैटेगरी में आपको आते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका क्या है, औद्योगिक देशों में वाणिज्यिक ईंधन न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए बल्कि सामान्य आबादी क्षेत्र में क्या होगा, सामान्य आबादी क्षेत्र में कई घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो औद्योगिक देशों में, इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज होते हैं, उसमें कॉमर्शियल एनर्जी का यूज न सिर्फ आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है बल्कि उसका घरेलू उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। इस चीज को इसमें बताया गया है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। यही चीज सेम आपको अंग्रेजी में बताया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। एनर्जी सोर्सेज दैट, यानी कि ऊर्जा स्रोत, दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ फिक्स्ड प्राइस, यानी कि एनर्जी सोर्सेज जो कि मार्केट में एक फिक्स्ड प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमर्शियल एनर्जी, यानी कि कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक ऊर्जा आपके कहलाते हैं। द एक्चुअल यूज ऑफ अ सोर्स ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी इज फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यानी कि जो कॉमर्शियल एनर्जी होता है उसका यूज एक्चुअल में यूज क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए, यानी कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, द कॉमर्शियल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड एज ए पोटेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका यूज हम आप भारत यानी कि किसी भी देश के लिए आर्थिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका कोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए, इलेक्ट्रिक पावर हो गए यानी कि विद्युत आपके हो गए, आर द मेजर कॉमर्शियल सोर्सेज, यानी कि ये जो आपके प्रमुख वाणिज्यिक स्रोत हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। फिर आपको बताया गया है इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यानी कि औद्योगिक देशों में कॉमर्शियल फ्यूल इज मेजर सोर्स, यानी कि कॉमर्शियल फ्यूल जो होता है न सिर्फ मेजर सोर्स है बल्कि क्या है, फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन, न कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं, आर्थिक विकास के लिए किए जाते हैं, बट आल्सो फॉर मेनी हाउस होल्ड फंक्शन, यानी कि सामान्य आबादी क्षेत्र वाले घरेलू कार्यों के लिए भी इस चीज़ का यूज किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहने का मतलब आपका टोटल वाणिज्यिक एनर्जी में ये है मेरे दोस्त। संक्षेप में समझेंगे, यानी कि ब्रीफ में मैं आपको समझाता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि वाणिज्यिक ऊर्जा ऐसे ऊर्जा होते हैं जो बाजार में हमें फिक्स्ड वैल्यू पर प्राप्त होते हैं। यानी कि बाजार में हमें फिक्स्ड वैल्यू पर कौन कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, आपका नेचुरल गैस हो गया और आपके बिजली हो गए। ये सब क्या है, ये कॉमर्शियल एनर्जी के मेजर सोर्स हैं, यानी कि प्रमुख स्रोत हैं। कॉमर्शियल एनर्जी का यानी कि जो वाणिज्यिक ऊर्जा है उसका उत्पादन न सिर्फ आर्थिक विकास के लिए किया जाता है मेरे दोस्त, बल्कि घरेलू विकास के लिए यानी कि घरेलू कार्यों के लिए भी ये वाणिज्यिक ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। इस चीज को इसमें बताया गया है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रख करके चलना है। अब ध्यान देंगे आगे। आगे क्या बताया गया आपको, अवाणिज्यिक ऊर्जा यानी कि नॉन कॉमर्शियल सोर्स, ठीक है, यानी कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। आपको कॉमर्शियल एनर्जी समझ में आ गया। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है, वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। वो उसका मूल्य क्या था, यानी कि उसका जो आपका कॉमर्शियल एनर्जी है वो बाजार में फिक्स कीमत पर उपलब्ध होते थे, और आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी है बाजार में फिक्स कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों में जलने वाली लकड़ी क्या होती है, जलने वाली लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे ईंधन शामिल है। यानी कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी में अगर बात करें, कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक है, इसमें आपका कौन सा एनर्जी आ जाता है, इसमें से आपका आ जाएगा जलने वाली लकड़ी। क्या है, लकड़ी की बात कर रहा है आपका, इसमें लकड़ी की बात कर रहा है। दूसरा आपका कोई बात कर रहा है पशुओं का गोबर, ठीक है, क्या बात कर रहा है, पशुओं का गोबर की बात कर रहा है। ये आपका नॉन कमर्शियल एनर्जी है, ठीक है। आपका तीसरा एनर्जी कौन सा आपका हो जाएगा इसमें, और कौन सा एग्जांपल दिया गया है आपका बता रहा है एग्रीकल्चर वेस्ट। क्या बता रहा है, कृषि अपशिष्ट आपका बता रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कि कृषि अपशिष्ट बता रहा है आपको। ये आपका तीसरा एनर्जी है आपका, यानी कि तीसरा एग्जाम्पल। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये एक ऐसे एनर्जी हैं जो कि बाजार में किसी भी कीमत पर उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है।
उसके बाद आपको बताया है जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं, यानी कि ये ट्रेडिशनल रूप से इकट्ठा किए जाते हैं आपके, जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, यानी कि ये आपको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता तथा ज़्यादातर गांव के प्रत्येक घर में उपयोग किया जाता है। इन्हें पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें जो है ट्रेडिशनल आपका ईंधन भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। जैसे कि आपका कौन कौन से इसमें आपका एग्जांपल दिया, नॉन कमर्शियल ईंधन का आपका एग्जांपल कौन सा आपका हो गया, आपका जलने वाली लकड़ी हो गई, आपका पशुओं का गोबर हो गया, आपका कृषि अपशिष्ट हो गए, यानी कि एग्रीकल्चर आपके वेस्ट हो गए, ये आपके नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आपके आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। वही चीज़ आपका यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। एनर्जी सोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इन द कॉमर्शियल मार्केट फॉर अ प्राइज आर कॉल्ड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, यानी कि ऐसे सोर्स, यानी कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि मार्केट में किसी भी प्राइस पर उपलब्ध नहीं होते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहलाते हैं। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड फ्यूल्स सच एज, यानी कि इसका एग्जांपल आपको बता रहा है, जैसे कि फायरवुड आपका हो गया, यानी कि जलाने वाली लकड़ी, कौन सी हो गई, जलाने वाली आपकी लकड़ी हो गई। एनिमल डंग हो गए, यानी कि आपके पशुओं का गोबर हो गया आपका। एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, यानी कि आपका कृषि अपशिष्ट हो गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। दोज विच आर ट्रेडिशनली कलेक्टेड, यानी कि ये सब क्या होते हैं कि आपके पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं। विच कैन नॉट बी ब्रॉट विथ मनी, जो कि आपका पैसे के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। एंड आर मोस्टली यूज्ड इन एवरी विलेज, जो कि आपके गांव में, प्रत्येक गांव में यूज किया जाता है। हाउस होल्ड आर आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल फ्यूल्स, यानी कि आपके प्रत्येक गांव में, घरों में यूज किया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल फ्यूल भी कहा जाता है, यानी कि पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। मैंने आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताया, दोबारा से आपको समझाता हूँ, ठीक है। दोबारा से आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। दोबारा से आपको समझाता हूँ कि कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। एक ब्लैंक पेज पे आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बताया कि वाणिज्यिक ऊर्जा, पहले मैंने आपको बोला वाणिज्यिक ऊर्जा, क्या बोला, वाणिज्यिक ऊर्जा बोला, यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी बोला। इसमें क्या बोला कि बाजार में फिक्स कीमत पर उपलब्ध, बाजार में क्या होता है कि मेरे दोस्त, कि बाजार में फिक्स, यानी कि निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, कीमत पर उपलब्ध होते हैं, ठीक है, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, इसमें दूसरा बताया, इसका यूज जो होते हैं, इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, उद्देश्य के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। तीसरा मैंने आपको इसमें बताया एग्जाम्पल, मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल बताया, जैसे कि आपका कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम आपका हो गया। फिर मैंने आपको बताया गैस आपका हो गया, नेचुरल गैस आपके हो गए, ठीक है। फिर इसमें मैंने आपको बताया बिजली, क्या बताया, बिजली। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मार्केट में फिक्स्ड प्राइस पर आपके अवेलेबल होते हैं। फिर बच्चे मैंने आपको बताया नॉन, यानी कि अवाणिज्यिक, वाणिज्यिक आपका हो गया। अब मैंने आपको बताया गैर वाणिज्यिक, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैर वाणिज्यिक, वाणिज्यिक यानी कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा यानी कि नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। इसमें मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिए। इसमें मैंने आपको बताया कि बाजार में किसी भी मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते हैं, किसी भी मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते हैं, उपलब्ध नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, इसका यूज जो है, इसका प्रयोग जो है, प्रयोग गांव में प्रत्येक घरों में किया जाता है, गांव में प्रत्येक घरों में किया जाता है, प्रत्येक घरों में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसमें बताया एग्जाम्पल, क्या बताया इसमें, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया क्या, जलाने वाली लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी मैंने आपको बताया, लकड़ी बच्चे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, पशुओं का गोबर, क्या बताया, पशुओं का गोबर यानी कि एनिमल डंग मैंने आपको बताया, पशुओं का गोबर मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको बताया कृषि अपशिष्ट यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अपशिष्ट मैंने आपको बताया, कृषि अपशिष्ट।
अपशिष्ट या अवशिष्ट दोनों बोल सकते हैं, अपशिष्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान देंगे। आगे ध्यान देंगे, आपका जो है दूसरा टॉपिक है नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा ऐसे ऊर्जा को कहते हैं, क्या होता है कि जो आपका खत्म होने के बाद भी, यानी कि जो कभी आपका खत्म ही ना हो, जब आपका कभी खत्म ही ना हो, ऐसे एनर्जी को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। समझेंगे किस तरह से? मैंने आपको बोला नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा जिससे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है कि क्या ये ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि क्या ये ऊर्जा ऐसा है कि लिमिटलेस है, जितना भी यूज करें हम कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये ऊर्जा जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी है मेरे दोस्त, अगर आपका खत्म भी हो जाता है तो उसे क्या होता है कि रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है कि दोबारा से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है कि दोबारा से उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसे हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि अगर बात करें पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा ऐसा है कि जिसे पहली बात तो ये आपका पवन ऊर्जा कि जब तक पृथ्वी है, जब तक आपका पृथ्वी पे वातावरण है, क्लाइमेट है, आपका वायुमंडल है, जब तक आपका, तब तक आपका पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता, हवाएं चलना कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, आपका कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा। ठीक है, दूसरा है आपका सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है कि जब तक आपका सूर्य रहेगा मेरे दोस्त, क्या, जब तक आपका सूर्य रहेगा तब तक सूर्य यानी कि सोलर ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। सूर्य के तबाह होने के, खत्म होने के बाद ही हमें सोलर ऊर्जा नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा भी होने वाला नहीं है कि जब तक सूर्य रहेगा तब तक सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी, यानी कि ये भी क्या है, ये भी लिमिटलेस है, यानी कि आपका हमेशा के लिए, यानी कि हमेशा ये समाप्त नहीं हो सकता ऊर्जा। फिर आपका है भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है मेरे जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जियो यानी कि पृथ्वी, तापी यानी कि गर्म, यानी कि पृथ्वी से हमें ये भूतापीय ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से हमें प्राप्त होता है ये? कभी कहीं कहीं देखेंगे मेरे दोस्त, हॉट स्पॉट एरिया होता है। क्या होता है कि हॉट स्पॉट एरिया होता है जहाँ पे जमीन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जमीन जो है गर्म होता है। कई कई जगह पे आपने एग्जाम्पल के तौर पे सुना होगा कि एक झील है जहाँ की पानी हमेशा गर्म रहती है। क्या होता है कि पानी हमेशा गर्म होती है क्योंकि उसके पास आस पास में क्या है, हॉट स्पॉट एरिया है। ठीक है, तो ऐसा भूतापीय ऊर्जा यानी कि जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र में, आपको पता है मेरे दोस्त क्या है, पृथ्वी का केंद्र हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे हम जितना नीचे जाएंगे प्रेशर और ताप बढ़ता जाएगा, यानी कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि जब तक हमारा पृथ्वी है तब तक भूतापीय ऊर्जा हमें मिलता रहेगा। ठीक है, आपका दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे प्राप्त होता है मेरे दोस्त? यह प्राप्त होता है समुद्र से, यानी कि जो समुद्र की वेव होती हैं। मान लीजिए आपका समुद्र है, समुद्र की जो वेव ऐसे ऐसे आपका समुद्र का जो वेव उठता है मेरे दोस्त, उसे कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, उसे कहते हैं आपका ज्वारीय ऊर्जा। जब तक आपका पृथ्वी पे समुद्र है तब तक आपको ज्वारीय ऊर्जा आपको मिलता रहेगा, यानी कि ये भी आपका कैसा है, लिमिटलेस है, यानी कि आपका कभी खत्म होने वाला ऊर्जा है। ठीक है, फिर आपका क्या है, जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा से क्या मतलब है आपका, यानी कि पृथ्वी पर जल है, क्या है मेरे दोस्त, पृथ्वी पर जल है, जो कि क्या है, पृथ्वी के जल से विद्युत ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं मेरे दोस्त? यानी कि जल से, जल को कन्वर्ट करके हम टरबाइन में घुमा करके, जल को प्रेशर से डाला जाता है टरबाइन में, टरबाइन घूमने के बाद क्या होता है मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारा उत्पन्न होता है। तो विद्युत ऊर्जा भी, जल विद्युत ऊर्जा भी क्या है, हमारा कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा है। ठीक है, तो ये सारी ऊर्जा किस में आते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे ये ऊर्जा खत्म भी होता है तो हम इसे दोबारा से बना सकते हैं, यानी कि दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका दोहन बिना किसी हानिकारक प्रदूषण के छोड़े बिना किया जा सकता है। यानी कि मेरे दोस्त, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी ऐसा होता है जो कि आपका पॉल्यूशन नहीं करता है, यानी कि प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, मैंने आपको 2-3 फैक्ट बताए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा कैसा, एक ऐसा ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कि फिर मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है हमें पॉल्यूशन नहीं देता, यानी कि जो है ये पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि प्रदूषण नहीं फैलाता। तीसरे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया, जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तथा जल विद्युत ऊर्जा हो गया, आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वही चीज आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे।
रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सियल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यानी कि एक्सियल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी ऊर्जा है, यानी कि जो कभी खत्म होने वाली ना ऊर्जा है उसे कहते हैं अच्छी ऊर्जा। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन एंड विच कांट बी एग्जॉस्ट, यानी कि जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सच एज जैसे कि विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी भूतापी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, उसके बाद आपका है हाइड्रो पावर यानी कि जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए नवीकरणीय ऊर्जा के। अब बात करते हैं किसकी, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज यह है रीन्यूएबल एनर्जी की कि इसे इज दैट इट, यह है कि इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड विदाउट रिलीजिंग एंड हार्मफुल पॉल्यूशन, यानी कि इसका जो यूज है बिना किसी पॉल्यूशन को छोड़े बिना हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है, ये आपका बताया गया है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये आपका किसमें था, ये आपका था रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे एनर्जी होते हैं मेरे दोस्त जिसे क्या किया जाता है कि जिसे जो है दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे कि आपका कोयला हो गया। कोयला क्या है मेरे दोस्त, कोयला आपका है कि ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। अब समझेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा, ये क्या होता है, ऐसी ऊर्जा, ध्यान से समझेंगे। इसमें मैंने आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा है जो ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है तथा जो समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि अनवीकरणीय यानी कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका दोहन करने के बाद क्या होता है, दोहन करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, क्या होता है, ये पूरी तरह से ये समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तथा इनका जो है पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। लिखेंगे दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि समझेंगे कौन कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसका हम यूज करने के बाद वो कंप्लीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसका पूरा हम यूज भी नहीं कर सकते, ऐसे कौन कौन सी एनर्जी हैं। यानी कि तीसरे पॉइंट में अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका हो गया क्या, जैसे आपका हो गया मेरे दोस्त आपका कोयला क्या है, अगर आपका एक बार कोयला कंप्लीट यानी कि समाप्त हो गया मेरे दोस्त, तो इसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोबारा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कब, 300-400 मिलियन वर्ष के बाद। जैसे कि आपको पता है मेरे दोस्त कोयला किस तरह से बना था, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था कि भूकंप या फिर क्या होते हैं, भूकंप या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर जानवर क्या हुए थे, दब गए थे। तो पेड़ पौधे दबने के बाद से मृदा उन पर चलती गई, यानी कि उसका जो है वो दबते गए नीचे और प्रेशर और ताप के कारण क्या हुआ, वो कोयले में परिवर्तित हो गए। तो कोयला इतनी जल्दी हमें प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, कोयला है अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका पेट्रोलियम को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते दोबारा, यानी कि आपका एक बार खत्म हो गया तो आप दोबारा से पेट्रोलियम को प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है आपका गैस। तीसरा क्या है आपका, गैस भी अगर आपका एक बार पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो जाता है तो आप गैस को भी प्राप्त नहीं कर सकते दोबारा से, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका कौन सा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर किस तरह से समझेंगे। एक तरफ मैंने आपका लिखा है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा आपका दूसरी तरफ लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझेंगे। डिफरेंस सबसे बड़ा ये है, ध्यान से देखेंगे, एक बार इसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी आपको हो जाए।
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, पहला पॉइंट क्या है कि यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे हैं कि इन्हें लगातार प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इट कैन बी अचीव्ड कॉन्टिन्यूसली, ये कभी आपके खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसे? नवीकरणीय ऊर्जा को। दे नेवर एग्जॉस्टेड इट मीन्स यानी कि दे कैन बी रिट्राइव्ड व्हेन दे एग्जॉस्टेड, यानी कि जब ये अगर आपके कंप्लीट खत्म भी हो जाते हैं तो इसे आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आपके अनवीकरणीय क्या है? यह लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इट कांट बी अचीव्ड कॉन्टिन्यूसली, यानी कि अगर आपका एक बार कंप्लीट पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो लगातार आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, अर्थात समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दे विल एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम, इट मीन्स इट कांट बी रिट्राइव्ड आफ्टर द कंजम्पशन, यानी कि इसका यूज करने के बाद, इसका दोहन करने के बाद से आप अनवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात बताएं तो इन्हें अपरंपरागत सोर्स ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, यानी कि दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, क्या कहे जाते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन्हें कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और कहा जाता है अनवीकरणीय को क्या कहा जाता है? इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, यानी कि दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। आपका नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे होते हैं जो प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। क्या होता है मेरे दोस्त कि यह प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं आपके, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आपके प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन फ्री होते हैं। लेकिन जब आपका नवीकरणीय यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपका, ये पोल्यूशन फ्री नहीं होते हैं, यानी कि ये पोल्यूशन पैदा करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यहाँ भी मैं आपका लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रख करके चलेंगे। ठीक है, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ क्या बताया मैंने आपको कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है मेरे दोस्त, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, यानी कि इन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, और दूसरा जो आपका अनवीकरणीय स्रोत, इसे क्या कहा जाता है? इसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, यानी कि दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यह प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन। ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट पोल्यूशन, यानी कि नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी आपका पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा होता है मेरे दोस्त, यह क्या करता है? इट क्रिएट पोल्यूशन, यानी कि यह पोल्यूशन पैदा करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे पांचवा पॉइंट में क्या लिख लेंगे? पांचवा पॉइंट में एक और लिख लेंगे आप, एग्जाम्पल इसके लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि इसके उदाहरण लिख लेंगे आप, जैसे कि नवीकरणीय का एग्जाम्पल क्या आपको मैंने आपको बताया? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपका हो गया। ठीक है, फिर बच्चे मैंने आपको क्या बताया? पवन ऊर्जा आपका हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा लिखेंगे, सौर ऊर्जा। और क्या मैंने आपको बताया? भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया? पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया आपका, और ज्वारीय ऊर्जा। क्या बताया मैंने आपको? ज्वारीय ऊर्जा मैंने आपको बताया। इस चीज को आपको लिख लेनी है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? नवीकरणीय सोर्स के। और फिर इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? यानी कि इसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? इसमें एग्जांपल आप लिखेंगे कोयला लिख लीजिए, कोयला आपका समाप्त हो सकता है। पेट्रोलियम आपका समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम आपका समाप्त हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, और आने वाले कुछ सालों में आपका गैस भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये आपके किस में आ गए? ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आ गए। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा आपकी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखेंगे आगे क्या है आपका वैश्विक ईंधन भंडार, यानी कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। क्या होता है वैश्विक ग्लोबल फ्यूल रिजर्व? क्या होता है, यानी कि वैश्विक ईंधन भंडार क्या होता है? इसे कहते हैं मेरे दोस्त, यानी कि वैश्विक ईंधन भंडार हमें यह बताता है कि दुनिया भर में कितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है, यानी कि दुनिया भर में कितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन का क्या मतलब है? जीवाश्म ईंधन का मतलब यह है कि जो हमें पेड़ पौधे से ईंधन प्राप्त होता है, यानी कि पेड़ पौधे, यानी कि जो हमें पृथ्वी के नीचे से ईंधन हमें प्राप्त होता है। ठीक है,
ध्यान से देखेंगे जैसे कि क्या है आपका, आज के उत्पादन और खपत को देखते हुए इसे समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें क्या जानते हैं हम, वैश्विक ईंधन भंडार में यह बताता है कि दुनिया भर में कितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है और आज के उत्पादन और खपत को देखते हुए, यानी कि आज के प्रोडक्शन और कंजप्शन को देखते हुए इसे समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इस चीज को हम किसमें देखते हैं, वैश्विक ईंधन भंडार के अंतर्गत हम आपको इसमें जानते हैं। ठीक है, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व टेल्स अस, हमें यह बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फॉसिल फाइल्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आर अवेलेबल, यानी कि कितनी मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाइड कितनी मात्रा में अवेलेबल हैं, बाई सीइंग टूडेज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि आज के उत्पादन और खपत को देखते हुए हाउ मच टाइम विल टेक टू एग्जॉस्ट, यानी कि इसे खत्म होने में कितना, पूरी तरह से खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। इस चीज को हम इसमें जानते हैं। ठीक है, नवीनतम वैश्विक ईंधन रिजर्व के अनुसार जीवाश्म ईंधन है, यानी कि एज पर लेटेस्ट ग्लोबल फ्यूल रिजर्व फसल फ्यूल आर, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे फसल फ्यूल्स हैं, यानी कि कितना रिजर्व हमारे कंट्री में, यानी कि पूरे विश्व में रखा गया है ग्लोबली, हमें ये बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अगर बात करें कोयला का, किसका, कोयला की बात करें, यानी कि अगर हम कोल की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम कोल की बात करें तो पूरे विश्व में कोल कितना रिजर्व है अभी तक, कोल कितना रिजर्व है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका 10,54,782 मिलियन टन। ठीक है, 10,54,782 मिलियन टन अभी कोयला उपलब्ध है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अगर हम बात करें 1054, कितना, 1054 बिलियन टन हमारा जो कोयला है रिजर्व में रखा गया है। ठीक है, कितना, 1054 बिलियन टन कोयला भी रिजर्व में रखा गया है पूरे ग्लोबल में, यानी कि पूरे विश्व में। जैसे कि अगर बात करें रिजर्व का कितना प्रतिशत है, अमेरिका जो है मेरे दोस्त, अमेरिका के पास पूरे रिजर्व का 24% है, यानी कि अमेरिका जो है सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, अमेरिका के पास है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रिजर्व कोयला किसने रखा हुआ है, रूस के पास है, जो कि 15% है। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसके पास है, तीसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि 14% है। पूरे कोयला रिजर्व का 14% कौन रखा है, इतना, यानी कि 1054 बिलियन टन का रिजर्व में से 14% ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, अगर बात करें चीन के पास कितना है, तो चीन के पास 13% है। अगर भारत के पास बात करें तो भारत के पास टोटल रिजर्व का 10% है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि रिजर्व के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पे है, यानी कि रिजर्व, यानी कि कोयला रिजर्व के मामले में भारत जो है 5वें स्थान पे है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, यहां तो हो गया रिजर्व की। अब बात कर लेते हैं उत्पादन में। ठीक है, यानी कि जो कोयला का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, रिजर्व मतलब यह है कि इसे संरक्षित रखा गया है, इतना कोयला का भंडारण अभी है जो इसको बाद में यूज किया जाएगा। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं उत्पादन में, यानी कि 2023 के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है, चीन जो है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पे भारत है, यानी कि कोयला उत्पादन में चीन सबसे नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे है कोयला उत्पादन में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कोयला किस में आता है, कोयला अनवीकरणीय स्रोत में आता है, यानी कि ये खत्म होने वाली चीजें हैं, पूरी तरह से कंप्लीट से समाप्त होने वाली चीजें। तो कब तक समाप्त हो जाएगा, ये ध्यान से समझेंगे, वैलिड अप टू 133 ईयर, यानी कि 2149 तक। अभी आपका 2023 चल रहा है, ठीक है, तो 2149 तक कोयला जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कब की रिपोर्ट है ये, 2016 की। 2016 की रिपोर्ट के अनुसार मेरे दोस्त 2149 तक, यानी कि सन 2021 से 49 तक आपका कोयला पूरी तरह से कंप्लीट खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, मैंने आपको रिजर्व बता दिया, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बता दिया, और कब तक ये वैलिड है, यानी कि कब तक आपका कोयला चलने वाला है पूरी दुनिया में, ये चीज मैंने आपको बता दिया। और आपको सेम चीज यही आपको एग्जाम में लिख करके आना है, कि आना है आपका क्या लिख के आना है मेरे दोस्त, यानी कि रिजर्व आपको लिख के आना है, उत्पादन लिख के आना है, और कब तक वैलिड है ये चीज भी आपको लिख के आना है, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो। ठीक है, अब ध्यान देंगे वैश्विक ईंधन भंडार में मैंने आपको दूसरा क्या है, दूसरा है आपका प्राकृतिक गैस। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस रिजर्व में कितना रखा गया है, 692 क्यूबिक ट्रिलियन मीटर। कितना है, यानी कि हम गैस को किस में नाप के देख रहे हैं, गैस को माप रहे हैं क्यूबिक में, किस में, क्यूबिक में नाप रहे हैं। तो 692 क्यूबिक ट्रिलियन मीटर गैस जो है रिजर्व रखा गया है, नेचुरल गैस क्या है पूरे दुनिया में 692 क्यूबिक ट्रिलियन मीटर जो है गैस रिजर्व रखा गया है। और सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, रूस के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है, ईरान दूसरे नंबर पे है, कतर तीसरे नंबर पे है,
सऊदी अरब चौथे नंबर पे है और अमेरिका 5वें नंबर पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है रिजर्व के मामले में? भारत जो है 22वें स्थान पे है रिजर्व के मामले में, यानी कि नेचुरल गैस रिजर्व के मामले में भारत जो है 22वें स्थान पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें उत्पादन में, उत्पादन लिस्ट में कौन सबसे नंबर 1 पे है 23 के, तो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन कर रहा है अमेरिका। सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। दूसरे नंबर पे रूस कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन कर रहा है? दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस कर रहा है। और तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है प्राकृतिक गैस का, नेचुरल गैस का? ईरान सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और भारत जो है 29वें नंबर पे, उत्पादन की लिस्ट में भारत जो है 29वें नंबर पे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है, ठीक है। अगर बात करें प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस कब तक कंप्लीट खत्म हो जाएगा? ये दोस्तों मेरे दोस्त 52 ईयर में, यानी कि आने वाले 52 सालों में पूरी तरह से क्या है आपका नेचुरल गैस पूरी तरह से आपका कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। यानी कि 2069 तक, कितना? 2069 तक, आने वाले 2069 तक जो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस पूरी तरह से आपका पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। रिपोर्ट कब आई थी? 2017 में, ठीक है। ये कब की रिपोर्ट है? यानी कि 2017 की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा कच्चे तेल की, यानी कि क्रूड ऑयल की। किसकी बात कर लेते हैं? कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। तो कच्चे तेल का रिजर्व कितना रखा गया है? 1.65 ट्रिलियन बैरल। कितना है? यानी कि तेल को किस में नापते हैं? तेल को बैरल में, ठीक है। तेल को किस में? बैरल में। तो 1.65 ट्रिलियन बैरल जो है तेल का, कच्चा तेल का रिजर्व रखा गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कितना रिजर्व रखा गया है? 1.65 ट्रिलियन बैरल कच्चा तेल जो है रिजर्व में रखा गया है। रिजर्व रखने के मामले में सबसे ऊपर कौन है? वेनेजुएला देश जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व इसके पास है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है। ईरान तीसरे नंबर पे है। कनाडा चौथे नंबर पे है। और इराक जो है रिजर्व के मामले में 5वें नंबर पे है। बात करते हैं भारत का। भारत का स्थान है 24वां। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 24वें नंबर पे। रिजर्व किसके पास है? भारत के पास है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें उत्पादन की, यानी कि उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका सबसे ऊपर है, रूस दूसरे नंबर पे है, सऊदी अरब तीसरे नंबर पे है और भारत का स्थान है 24वां। यानी कि इसका रिजर्व में भी 24वां स्थान है और उत्पादन में भी भारत का 24वां स्थान है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर बात करें पूरी दुनिया से कच्चा तेल कब तक समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आने वाले 47 साल में, यानी कि आने वाले 47 साल में, यानी कि 2066 यानी कि 2066 तक कच्चा तेल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कब की रिपोर्ट है? ये 2016 की रिपोर्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको 3 चीज़ बताया है, ध्यान में रखेंगे। कोयला बच्चे मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको नेचुरल गैस बताया, उसके बाद आपको क्रूड ऑयल बताया। ये तीनों का रिजर्व सबसे पहले याद रखेंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे, टॉपिक कौन सा आपका? ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। टॉपिक आपका ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। तो किसके बारे में पूछ रहा है? रिजर्व के बारे में पूछ रहा है। यानी कि वैश्विक ईंधन भंडार में कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई? एक तो मैंने आपको कोयला बताया, कोयला का आप रिजर्व ध्यान में रखेंगे, और प्राकृतिक गैस का रिजर्व ध्यान रखेंगे, और कच्चा तेल का रिजर्व ध्यान रखेंगे, ठीक है। टॉप 5 देश भी मैंने आपको बताया रिजर्व के मामले में कौन कौन से देश आ रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि उत्पादन के मामले में टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ में आप भारत का अगर आप लिख के आएंगे, भारत साथ में एग्जाम में अगर आपका पूछता है तो भारत भी लिख के आएंगे तो और अच्छी बात रहेगा, आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपको कब तक कंप्लीट या पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे ये ईंधन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, आज की क्लास में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको दोबारा से मैंने आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट मैंने कौन कौन से टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। यानी कि आज मैंने आपको बताया ऊर्जा, मैंने आपको बता दिया ऊर्जा का वर्गीकरण। हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एनर्जी में मेरे दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी करा दिया है। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। आपका ग्लोबल फ्यूल रिजर्व मैंने आपको करा दिया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे। आपके 2 टॉपिक बच रहे हैं, 3 टॉपिक बच रहे हैं। कौन कौन से? आपका एनर्जी सिनारियो बच रहा है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी बच रहा है आपका, एक आपका बच रहा है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको बच रहे हैं, जो कि आने वाले यानी कल के लेक्चर में आपको ये तीनों करा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, अगर आपको सारा पॉइंट आपको समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। इतना आप करेंगे क्योंकि इसे करने में आपके बिल्कुल भी पैसे वगैरह नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप, उम्मीद करता हूँ इतना आप मेरे लिए अपना बड़ा भाई छोटा भाई मान करके आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखेंगे।